आपका स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। मेरा नाम तनुज कुमार और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस प्रोबेबिलिटी। तो बेस प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम का प्रूफ हम डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए क्या होती है बेस प्रोबेबिलिटी और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक इवेंट है, इवेंट ए, और ये इवेंट इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत सारे इवेंट से इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सपोज़ ये इवेंट ए मैं कहता हूँ भाई E1 से पॉसिबल है, इसी तरह से ये सपोज़ E2 से पॉसिबल है और सपोज़ ये E3 से पॉसिबल है। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट होगी वो हमारी कहलाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स ये हम एक लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो फोकस है वो बेस प्रोबेबिलिटी पे है। तो देखिए, बेस थ्योरम के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना होगा। तो कैसे हम इसे करते हैं, इसको एक वेन डायग्राम की हेल्प से मैं देखिए बनाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास सपोज़ एक सैम्पल स्पेस है। इस सैम्पल स्पेस को हमने सपोज़ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है वो सपोज़ E1 है, दूसरा पार्ट E2 है और तीसरा पार्ट E3 है। अब क्या हुआ, एक इवेंट, एक कॉमन इवेंट है जो इन तीनों इवेंट्स से पॉसिबल है। जैसा मैंने कहा कि ये इवेंट ए क्या है, E1 से भी पॉसिबल है, E2 से भी पॉसिबल है, E3 से भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे E1, E2 और E3 तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह का वेन डायग्राम, इस टी डायग्राम को मैंने क्या किया है, इस वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये तीनों इवेंट मेरे क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एक कॉमन इवेंट है जिसे मैंने इवेंट ए कहा है। अब ये इवेंट ए को हम E1, E2 और E3 के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए जो इवेंट ए होगा, ये इवेंट ए, अब देखिए कैसे बना हुआ है। कुछ पार्ट इसका यहाँ है, देखिए इतना पार्ट, जो इतना ये पार्ट को मैं सपोज सेट कर देता हूँ। तो ये पार्ट मेरा कुछ इतना यहाँ पे है ए का, कुछ पार्ट ए का इस हिस्से में है, इसे मैंने इस तरह से डॉटेड कर लिया। और ये पार्ट मेरा कुछ पार्ट ए का E3 में भी है। तो इस तरह से ए हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हुआ ए इंटरसेक्शन E1, यानी E1 और ए का कुछ कॉमन पार्ट। तो इसे मैं लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन E1। अब प्लस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट क्या होगा, ये E2 और ए का कुछ कॉमन पार्ट होगा। तो प्लस यहाँ पे देखिए जो नोटेशन होगा प्लस के लिए वो यूनियन होगा। तो सेट्स में प्लस का सिंबल आपका यूनियन से हम इसे नोट करते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन E3। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो इवेंट ए है इसे इन 3 इवेंट्स के यूनियन के टर्म्स में मैंने नोट कर लिया। अब ये कैसे किया, ये इस वेन डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, ए इंटरसेक्शन E1, ये पार्ट, और ए इंटरसेक्शन E2 यानी सेकंड पार्ट, और ए इंटरसेक्शन E3 यानी थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि E1, E2, E3 ये तीनों क्या हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट पार्ट्स हैं। तो देखिए जब ये इस तरह के नोटेशन हमने इसको नोट कर लिया, तो जब इस पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन में अप्लाई करूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन में देखिए यहाँ पे हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। अब ये एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है,
और इसके क्या एक्जियम्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उस लेक्चर वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप देखिए ऊपर आई पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख और समझ सकते हैं। तो देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये तीनों इवेंट मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जो एडिटिविटी एक्जियम है, एडिटिविटी एक्जियम की हेल्प से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 इतना हो जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 क्या होगा। अब मैंने बताया यहाँ पे ए और E1 भी रिलेटेड हैं, ए और E2 भी रिलेटेड हैं, और ए और E3 भी आपस में रिलेटेड हैं। यानी कहने का मतलब है इवेंट E1 और इवेंट ए ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। मैंने कहा ना ए क्या हो रहा है, E1 से हो रहा है, तो इसका मतलब है ए कहीं ना कहीं E1 से रिलेटेड होगा। इसी तरह से E2 हमारा ए से रिलेटेड है, E3 भी ए से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है जो इवेंट ए है वो E1, E2, E3 तीनों पे डिपेंडेंट है, जबकि E1, E2, E3 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरह से हमने नोट कर ली। अब मुझे पता है भाई ए और E1 आपस में डिपेंडेंट हैं, और E1, E2, E3 क्या है, मेरे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं, उसका जो भी आउटकम होता है उस आउटकम का जो सिंपल आउटकम होगा उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, सिंपल इवेंट एंड कंपोजिट इवेंट, ये टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लेक्चर वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो देखिए E1 हमारा एलिमेंट्री इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नोन होगी। अब जैसे इस केस में है अगर E1, E2, E3, मैंने कहा भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, और इसके साथ मैं कह देता हूँ कि E1, E2, E3 तीनों इवेंट क्या हैं, इक्वली लाइकली इवेंट हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये भी क्या होगा 1/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि E1, E2, E3 मेरे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और ये इवेंट्स क्या हैं, आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मुझे नोन है। अब देखिए मैंने शुरू में कहा कि जो इवेंट ए है वो E1 की हेल्प से हो रहा है, तो इसका मतलब है जब इवेंट ए होगा और E1 ऑलरेडी हो चुका होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इट इज़ नोन दैट E1 इज़ ऑलरेडी हैपन्ड, तो ये प्रोबेबिलिटी भी अगर हमें नोन हो तो हम ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन E1। ये हमने यहाँ पे कंडीशनल थ्योरम का यूज किया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से ये प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी हो गई। इसी तरह से ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन E3। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, I वेरीज फ्रॉम 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन EI, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ मुझे ऑफिस जाना है, अब किसी पर्टिकुलर डे पे मेरे ऑफिस लेट पहुँचने का क्या चांस है। ऑफिस लेट पहुंचना एक इवेंट है, उसे मैं ए कह लेता हूं। अब ऑफिस जाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऑफिस अपनी गाड़ी से जा सकता हूं, पैदल जा सकता हूं, या फ्रेंड के साथ जा सकता हूं। तो जब अपनी गाड़ी से जा रहा हूं तो इवेंट E1 हो गया, पैदल जा रहा हूं तो इवेंट E2 हो गया, फ्रेंड की गाड़ी से जा रहा हूं, फ्रेंड के साथ जा रहा हूं तो इवेंट E3 हो गया। अब अगर मैं अपनी गाड़ी से जाता हूं तो अपनी गाड़ी से जाने में लेट होने का चांस कुछ होगा। अगर मैं अपनी गाड़ी से जाता हूं तो लेट होने का कुछ चांस होगा। इसी तरह से अगर मैं फ्रेंड की गाड़ी से जाता हूं तो लेट होने का कुछ चांस हो सकता है। इसी तरह से अगर पैदल जाता हूं तो पैदल जाने में भी लेट होने का कुछ चांस हो सकता है। तो अब सपोज़
सबसे पहले तो मेरे कौन से मेथड को चूज करने का क्या चांस है, यानी मेरे पास 3 मेथड है। अब तीनों एक साथ तो मैं एक दिन में यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे पता करना है भाई, सपोज़ अगर मैं मंडे को ऑफिस जाता हूँ तो मंडे को ऑफिस लेट पहुँचने का क्या चांस है, जबकि मेरे पास 3 तरीके हैं ऑफिस जाने के। तो देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे तीनों इवेंट क्या हैं, तीनों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं वो तीनों क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1/3 चांस मेरा गाड़ी से जाने का है, 1/3 चांस मेरा पैदल जाने का है, और 1/3 चांस मेरा फ्रेंड के साथ जाने का है। तो ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब इसके साथ एक प्रोबेबिलिटी और है कि अगर मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो लेट होने का क्या चांस है। तो सपोज़ वो क्या है, 10% है, यानी बहुत कम चांस है। अगर मैं अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ मंडे को तो लेट होने का चांस बहुत कम है। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, वो प्रोबेबिलिटी हुई प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E1, यानी मैं मंडे को लेट हुआ जबकि मैं क्या था, अपनी गाड़ी से गया था। तो वो प्रोबेबिलिटी है मेरी कितनी, 10%। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E2, यानी अगर मैं मंडे को पैदल ऑफिस जाऊंगा तो लेट होने का चांस ये है सपोज 60%। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E3 ये है 30%, यानी अगर मैं फ्रेंड के साथ जाता हूं तो लेट होने का चांस मेरा क्या है, 30% है। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मंडे को लेट होने का क्या चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ 10% प्लस 1/3 ऑफ 60% प्लस 1/3 ऑफ 30%। मैंने क्या किया, वेटेड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरी कहलाई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो भाई यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेस प्रोबेबिलिटी की। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैंने कहा भाई आप मंडे को लेट पहुँचे तो आप अपने फ्रेंड के साथ आए थे, इसका क्या चांस है। यानी क्या हुआ, आप लेट हो गए, है ना, आप लेट हुए तो इसका मतलब है कि आप अपने फ्रेंड के साथ आए थे, यानी फ्रेंड के साथ आने की वजह से आपको लेट हुआ था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कौन सी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन इट इज़ नोन दैट A इज़ ऑलरेडी हैपेंड। यानी क्या हुआ, आप लेट हो गए तो ये लेट किसकी वजह से हुए, फ्रेंड के साथ आने की वजह से हुए। इसका क्या चांस है, तो ये कहलाता है बेस प्रोबेबिलिटी, या इसको हम कहते हैं रिवर्स बेस रूल। कभी हम इसे क्या कहते हैं, रिवर्स बेस रूल कहते हैं, या सिंपली बेस प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब रिवर्स हो रहा है ना, पहले हम क्या कह रहे थे, E1 से हम कह रहे थे A होने का चांस, E2 से A होने का चांस। इस तरह से अगर मैं इसको एरो से डिनोट करूं तो इस तरह से हम कह रहे थे। अब लास्ट में हम क्या कहने लग गए भाई, अगर इवेंट A हुआ है तो E3 की वजह से हुआ है, इसका क्या चांस है। तो हमने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। तो कभी हम इसे क्या कहते हैं, रिवर्स बेस प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो अब ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फॉर गिवन A कैसे कैलकुलेट होगा। ये बहुत सिंपल है। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी रूल के बेसिस पे, इसी वेन डायग्राम की हेल्प से मैं इसे प्रूफ करूँगा। देखिए, तो देखिए इसी वेन डायग्राम की हेल्प से हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फॉर गिवन A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फॉर गिवन A, जब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात करेंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। डिनोमिनेटर में हमें पता है क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी आएगी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, एक्चुअल में टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो और ये देखिए, ये रूल हमें फिर से पता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन E3 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फॉर गिवन A, और ये प्रोबेबिलिटी हमारी कहलाती है बेस प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट E3। तो इस तरह से हम अपनी बेस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ इसी तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 इवेंट लिए, आप K इवेंट या N इवेंट के लिए इसे
प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेस्ड प्रोबेबिलिटी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह के रिवर्स रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। पहला रिवर्स रूल हमने क्या किया, E3 के लिए अप्लाई किया, इसी तरह से E2 के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह से E1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या रूल हो सकता है, पहला रूल हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फॉर गिवन A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फॉर गिवन A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फॉर गिवन A। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली E3 को अगर E1 के टर्म्स में निकालना है तो E3 को E1 से रिप्लेस कर देंगे, E2 के टर्म्स में निकालना है तो E3 को E2 से रिप्लेस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे हमेशा सेम रहेगी। तो इस तरह से हम अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैरी स्पीक्स ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, ए डाई इज टॉस्ड, C reports that there is 6. What is the chance that actually there was a 6? तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बेस रूल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या हुआ है भाई, हमें एक इंडिविजुअल का चांस दिया है कि उसके झूठ बोलने का चांस और सच बोलने का चांस क्या है, और उसके सामने एक पासा फेंका गया तो उसने पासे में बताया भाई 6 आया है। तो एक्चुअली वहाँ पे 6 आने का क्या चांस है, वो हो सकता है ना, झूठ भी बोल सकती है और सच भी बोल सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए वेन डायग्राम और टी डायग्राम की हेल्प से इसे हम देखते हैं। तो सपोज़ ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है, इसमें एक इवेंट है पॉसिबिलिटी ऑफ ए 6। सपोज़ ये इवेंट मैंने इस तरह से बना लिया एक। अब ये इवेंट क्या हो सकता है, देखिए 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट पार्ट्स से हो सकता है। एक तो वो क्या, मैरी क्या कर सकती है, ट्रुथ को फेवर कर सकती है, दूसरा वो लाई को फेवर कर सकती है। तो ये जो डायग्राम होगा इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कुछ पोर्शन यहाँ पे इस इवेंट का इसमें होगा, कुछ पोर्शन इस इवेंट पे होगा। ये इवेंट सपोज मेरा क्या है, ये इवेंट है स्पीकिंग ट्रूथ, और ये इवेंट है स्पीकिंग अ लाई। इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो देखिए स्पीकिंग ट्रूथ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 5, दैट इज़ 4/5। तो इसका मतलब है देखिए, अगर ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो ओबियस है इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5 होगी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हमने क्या किया, पासा फेंका तो पासे में 6 आने का चांस। अब 6 आने का चांस यहाँ पे देखिए 2 तरह से हो सकता है। 2 तरह से क्या होगा, जब वो सच बोल रही होगी उस केस में, और जब वो झूठ बोल रही होगी उस केस में। जब सच बोल रही होगी तो सच बोलने के चांस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। हमें पता है ना, पासा फेंकेंगे तो 6 आने का चांस 1/6 होता है। और अगर उसने सच बोला होगा तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। और अगर उसने झूठ बोला होगा तो उस केस में क्या हुआ होगा, 1 2 3 4 या 5 पॉइंट हमारे पासे में मिले होंगे। तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/6 होगी। तो एक्चुअली इस 6 आने का चांस क्या हो जाएगा, इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। ये हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई। अब टोटल प्रोबेबिलिटी मिली तो अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द चांस दैट एक्चुअली देयर वाज ए 6। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द चांस दैट एक्चुअली देयर वाज ए 6। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है भाई उसने क्या करा है, मैरी ने सच बोला है कि वहाँ पे क्या है, एक्चुअली में हमें 6 मिला है। तो वो प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन को देखे हम टी डायग्राम की हेल्प से कर सकते हैं। तो सपोज़ ये इवेंट है पॉसिबिलिटी ऑफ ए 6, ये एक इवेंट है। अब ये इवेंट हमारा क्या हो सकता है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस से हो सकता है। देखिए ट्रुथ का चांस 4/5 है, लाई का चांस 1/5 है। अब अगर उसने सच बोला है तो पॉसिबिलिटी ऑफ 6 ये 1/6 होगी, और अगर उसने झूठ बोला है
तो पॉसिबिलिटी ऑफ 6 5/6 होगी। अब हमें पता करना है कि एक्चुअल में वहाँ पे 6 है या नहीं है, तो इसे हम रिवर्स रूल से निकालेंगे। तो रिवर्स रूल हमारा ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। हमसे कहा गया ना व्हाट इज़ द चांस दैट एक्चुअली देयर वाज ए 6, तो उस केस में जो रिवर्स रूल होगा वो ट्रुथ के लिए होगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स रूल लाई के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक्चुअली वहाँ पे 6 आया है, तो एक्चुअली 6 आने का मतलब है 6 आया है और उसने क्या कहा है, सच कहा है। तो रिवर्स रूल किसके लिए होगा, ट्रुथ के लिए होगा। तो कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली देयर इज ए 6, तो ये होगा 1/6 इंटू 4/5। न्यूमरेटर में हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस इवेंट के लिए आएगी, ट्रूथ के लिए आएगी, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 इंटू 4/5 प्लस 1/5 इंटू 5/6। तो हमें आंसर मिल जाएगा और आंसर आएगा 4/9। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बेस रूल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।